हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जोया आपकी मैं आप लेके आई हूँ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, जिसका पार्ट 1 पढ़ेंगे हम। ठीक है। और ये जो है, ये हमारी सेकंड बुक की है, याद रखना। ठीक है। इसके बाद हमने पिछले वीडियो में हमने जो जाना था चैप्टर नंबर 1 के बारे में, वो हमने क्या पढ़ा था। हमने उसमें पढ़ा था कि हमारा जो देश है यानी भारत किस तरह से आज़ाद हुआ, क्या उसमें विभाजन की क्या प्रक्रिया थी और विभाजन में क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई। ठीक है। और उसमें ये भी जाना कि हमारे जो देश है वो कब आज़ाद हुआ, किस वक्त आज़ाद हुआ। ठीक है। तो मैं आप दोस्तों बताना चाहूँगी कि मैंने उस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछना भूल गई थी। कोई बात नहीं, मैं आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन जारी रखूँगी और मेरे क्वेश्चन का सही से जवाब दिया करें। ठीक है। तो अब मैं टाइम जाया करे बिना वीडियो को शुरू करती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर। यानी देखिए, जो हमारा भारत है, जहाँ तक भारत की बात करें तो ये जो भारत है वो बहुदलीय शासन चलता है यहाँ पर। ठीक है। आपको पता होगा इस बात का, पर लेकिन इसमें यहाँ पर तो लिखा हुआ है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जब कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, यानी कांग्रेस की सरकार थी, यानी देखिए जब हमारा भारत, ठीक है, आज़ाद हुआ तब क्या था, तब हमारे देश में कोई मतलब कि दलीय प्रणाली जो थी वो नहीं थी। ठीक है। तो उस वक्त ज़्यादा जो मतलब कि लोग जानते थे तो वो कांग्रेस को जानते थे, नेहरू जी को जानते थे, तो उनके मुकाबले पे कोई खड़ा होने वाला नहीं था। ठीक है। तो उस वक्त क्या होता था कि जब भी चुनाव होते थे तो कौन जीतता था? कांग्रेस की सरकार ही जीतती थी। ठीक है। तो उस वक्त एक ऐसा कहते हैं ना कि बहुदलीय प्रणाली एक दलीय प्रणाली की तरह बन गई थी, यानी जब भी जीतती थी तो कांग्रेस जीतती, कोई उनके अलावा किसी और को वोट नहीं देता था। ठीक है। ये वाला हाल था, इसलिए यहाँ पर लिखा है एक प्रभुत्व का दौर। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, हम इस चैप्टर में क्या है हम ये जानेंगे। देखिए इसमें कहा गया है कि लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। देखिए अब इसमें बोला गया है कि लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, यानी कि जब हमारा भारत की बात आई, भारत आज़ाद हो गया, विभाजन हो गया, बंटवारा हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है। लेकिन अब जो बात आती है वो लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौतियां थी। अब ये चुनौतियां किस तरह से पार होगा वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है। अब ये समस्या बन चुकी थी उस वक्त जो दलीय प्रणाली थी उनके लिए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है। देखिए टाइम जाया करे बिना हम पढ़ना शुरू करते। देखें आप इस बात को जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था। हमने विभाजन के समस्या परिस्थितियों पढ़ा था और क्या नाम है, रजवाड़ों का विलय पढ़ा था। ठीक है। वो सब भूलना नहीं। ये इस चैप्टर मैंने आपको पहले ही बता देता, इस बुक में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक का कैसा शासन है वही जानेंगे। ठीक है। तो देखिए पहले हमारा देश आज़ाद हो गया, अब आती है लोकतंत्र की बात जो हम इसमें जानने वाले हैं। ठीक है। देखिए अपने देश के सामने शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और इन गंभीर चुनौतियों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके थे। ठीक है। ऐसी चुनौतियों की चपेट में आकर कई अन्य देशों के नेता ने फैसला किया कि उनके देश में लोकतंत्र नहीं अपनाया जाएगा। ठीक है। अब इतनी समस्या उस वक्त आ चुकी थी ना, आज़ादी के वक्त, कि लोगों ने सोचा, यानी देश के कुछ लोगों ने, देश के जो नेता थे वो उन्होंने सोचा कि हम लोकतंत्र स्थापित नहीं करेंगे। तो देखिए हमारे देश में भी कुछ ऐसा ही था कि हमारे देश में लोग कहते थे, कोई कहता था कि जो चुनाव होगा उसमें क्या होगा, महिलाओं को नहीं लेंगे
और कुछ तो ऐसा था कि जिसमें बोलते थे कि जो अशिक्षित होगा उसको नहीं लेंगे, ठीक है। ऐसी ऐसी बातें उस समस्या उत्पन्न होने लग गई। तो क्या हुआ, फिर भी हमारे देश में चुनाव हुआ, स्पष्ट रूप से हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ, ठीक है। देखिए क्या हुआ, देखें अब जानेंगे आगे। इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है और लोकतंत्र अपने मतभेद संघर्ष को बढ़ा रही। यानी कि देखिए आज लोग कहते थे कि महिलाएं नहीं होंगी और जो शिक्षित नहीं होंगे वो नहीं होंगे, इस धर्म के नहीं होंगे, उस धर्म, मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न आ रही थी। और तो लोगों को क्या लग रहा था कि जो हमारी देश की एकता है, जो अखंडता है वो टूट जाएगी, लोगों में भेदभाव आ जाएगा कि ये महिलाएं हैं और ये अशिक्षित है, ऐसी सी बातें आने लग जाएगी सामने। इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र नहीं अपनाया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। लोकतंत्र एक स्पष्ट रूप से अपनाने वाली चीज़ है, ठीक है। देखिए उपनिवेशवाद के चंगुल में आज़ाद हुए कई देशों की इसी कारण से अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम रही। जैसे कि हमारा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी जो शासन है वो कौन सा है, वहाँ पर सैन्य शासन है। हमने चैप्टर नंबर 5 में फर्स्ट जो बुक है हमने उसमें पढ़ लिया था, आपको याद होगा, तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप आई होप आपको याद होगा, क्योंकि मैं इतने अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। मैं आई होप मतलब कि मैं इतना जानती हूँ कि मैं इतने अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसके बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो 100% देती हूँ और फिर 1% ऐसा हो सकता है कि आपको ना समझ में आए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप मेरे वीडियो पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये सबके भला के लिए, सबके मतलब कि अच्छे मार्क्स के लिए, ठीक है। 12th क्लास एक ऐसी चीज़ होती है जो एक स्टूडेंट का सपना होता है। अगर आप भी पढ़ने में होशियार है और आप अच्छे नंबर लाने चाहते हैं तो आप भी अपने कल्पनाओं को, धारणाओं को सोचते होंगे कि मैं टॉपर बनूं। हर बच्चे के मन में ये बात होता है, लेकिन टॉपर वही बनता है जो पढ़ाई में ध्यान लगाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलिए छोड़िए उस बात को, हम बाद में क्लियर करेंगे। और टॉपर के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो मुझे एक बार कमेंट कर दे, ठीक है। मैं अच्छी तरह से टॉपर के लिए वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, ताकि आपके लिए कुछ मोटिवेशन हो जाए और आपके लिए बहुत अच्छा रहे, ठीक है। तो इसलिए बताती हूँ, कहती हूँ कि मेरा वीडियो आने से पहले आप तक पहुँच जाए, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिवेशवाद के बारे में हमने जान लिया। अब देखिए आगे देखते हैं। कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा, लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में नहीं था। तो कहीं पर एक दल शासन कायम हुआ और कहीं धीरे धीरे सेना सत्ता की बागडोर संभाल ली, ठीक है। अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की शुरुआत इस वादे से हुई कि जल्द ही लोकतंत्र कायम कर दिया जाएगा। इतना समझ में आ गया? उस टाइम क्या कहा कि क्या करेंगे, जल्द ही लोकतंत्र कायम कर देंगे। एक बार कई लोकतंत्र शासन के पाँव जम गए तो फिर उसे बदल पाना मुश्किल होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। मैं जो आपको समझा रही हूँ, ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कर दे मुझे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं जो हमने पिछले साल पढ़ा था। देखिए आपको याद होगा कि संविधान 26 नवंबर 1949 में अंकुरित किया गया था। 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए, ठीक है। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को अमल में आया, ठीक है। उस वक्त देश का शासन
अंतिम सरकार चल रही थी। ठीक है, वक्त का तकाजा था कि देश का शासन लोकतंत्र रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाएगा। संविधान के नियम तय कर दिए थे और अब इसी नियमों पर अमल करने की जरूरत थी। शुरू में ख्याल था कि यह काम महज चंद महीनों का है। भारत का चुनाव आयोग 1950 जनवरी में हुआ। ठीक है, आपको याद होगा, हमने पहले ये सब बातें पढ़ ली है, लेकिन हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं। देखिए, सुकुमार सेन पहले चुनाव आयोग बने थे। सुकुमार, ये हमने इनके बारे में, सुकुमार शासन के बारे में पढ़ा था, सेना के बारे में। ठीक है, ये जो पहले चुनाव आयोग थे। ठीक है, आपको याद होगा अगर आपने 11th क्लास की मेरी वीडियो देखी हो तो। अगर नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 12th में हैं तो आप 12th ही पढ़ें। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमें घुमाते हैं। वो घुमाते नहीं हैं, वो ऐसा होता है कि हम पिछला भूल जाते हैं। अगर एक बार आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। आपको वो चीज़ें याद रहेगी, तभी आप आगे बढ़ोगे। और आपको वो चीज़ें आपने पहले पढ़ ली, अब दोबारा पढ़ोगे तो आप वो चीज़ भूलोगे नहीं। लेकिन आपने पहले पढ़ी नहीं है, अब वो दोबारा पढ़ोगे तो क्या आप तो वो चीज़ें भूलोगे ना। वही वाली बात है, आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से फ़ायदा ही होगा। अगर कोई संविधान को लेकर कोई भी दिक्कत हो तो आप वो मेरी पहले वाली वीडियो 11th क्लास की देख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही किसी वक्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हमारा जो चुनाव है वो 1950 में हुआ था? आपको पता है? मैं बताती हूँ, 1950 में नहीं हुआ था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम। देखिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं कि जब मतदाता चुनाव हो रहे थे तो उसमें क्या क्या दिक्कत आई। देखिए, मतदाता सूचियों को जब पहल प्रारूप प्रकाशित हुआ तो पता चला कि 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए। यानी 40 लाख महिलाओं के नाम जो है वो नहीं है। वो किस तरह से थे? इन महिलाओं के नाम अल्लाह की बेटी, फला की बेटी के रूप में दर्ज किया गया था। ठीक है, यानी वो उनकी बेटी है, ये उनकी बहन है, या ऐसे करके किया गया, लेकिन महिलाओं के नाम नहीं लिखे थे। इस तरह से कुछ हुआ था। ठीक है, चुनाव आयोग ने ऐसा प्रविष्टियों में मानने का इनकार कर दिया। यानी ऐसा नहीं हो सकता ना। जैसे मान लीजिए कि मुझे चुनाव देना है तो प्रूफ होगा, मेरा नाम, मेरा पता, सब कुछ होगा। ये नहीं, हाँ, मेरे फादर का नाम लिखा होगा, या अगर कल को मैं मैरिड हो जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड का भी नाम लिखा होगा, लेकिन उससे पहले ये नहीं लिखा होगा कि मैं उनकी लड़की हूँ, उस वास्ते से मैं वोट देने आई हूँ। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मेरा पूरा डिटेल उसमें लिखा होगा ताकि मैं अच्छी तरह से वोट दे सकूँ। तो ऐसा दिक्कत ना आए, इसलिए उसको क्या किया गया, उसको इनकार दिया गया, उनको इनकार कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, आयोग ने फैसला किया कि संभव हो तो पुनर्वलोकन किया जाए। यानी अब उन्होंने कहा कि उसको दोबारा क्या किया जाए, उस सूचियों को बनाया जाए। ठीक है, ऐसे प्रविष्टियों को हटाया जाए। ठीक है, यानी जो ये ऐसी जो अल्लाह की बेटी, फला की बेटी है, उसको हटा दिया जाए। ठीक है, यह अपने आप में हिमालय की चढ़ाई जैसी दुष्कर्म काम था। ठीक है, ये मतलब यानी वो इतना मेहनत का काम था कि पूछ मत। यानी एक बात बता दीजिए कि हमने 40 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों का क्या डिटेल भरा, अब वो डिटेल काट दिया जाए, हमसे दोबारा कहा जाए कि दोबारा करो, तो क्या उसमें मेहनत नहीं लगेगा? मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि कुएं में से पानी भर रहे हैं। ठीक है, कुएं में से हमने बहुत बड़ा ड्रम ले लिया, उसमें पानी भर दिया। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ड्रम ही गंदा था, इसको फेंक दिया जाए। ठीक है, अब उसके बाद कहा जाए कि दोबारा पानी भरा जाए, तो क्या हमारी हिम्मत रहेगी कि हम उसको दोबारा वो इतने बड़े ड्रम को पानी भर दे?
नहीं, बहुत ही मेहनत लगेगा। वो हमें ऐसा लगेगा कि कितना मेहनत का काम हमें दे दिया गया है। इतना समझ में आ गया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि देखें, इतने बड़े पैमाने में ऐसा काम दुनिया में अब तक नहीं हुआ था। ठीक है, उस वक्त देश के 17 करोड़ मतदाता थे, जिन्हें 32,000 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुने थे। ठीक है, इन मतदाताओं को महज 15% साक्षर थे। ठीक है, अब देखिए साक्षर की बात है, वो 15% थे। ठीक है, इस कारण चुनाव आयोग मतदाता की विशेष परिस्थिति के बारे में भी सोचना पड़ा। अब देखिए पहली बात हो गई थी कि वो अब शिक्षित को लिया जाएगा, शिक्षित जो थे कम थे और लोगों को चुन लिया ज़्यादा, तो किस तरह से चुनाव होगा? पॉसिबल ही नहीं है भाई, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो उनको फिर दोबारा उस पर विचार विमर्श करना पड़ा। ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे देखिए, चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों के प्रशिक्षित किया। ठीक है, अब लोगों को क्या किया? चुनाव प्रशिक्षित किया। इतना समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया कि चुनाव में क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई थी पहले चुनाव में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, एक हिंदुस्तानी संपादक ने लिखा कि ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि इतिहास का सबसे बड़ा जुआ क्या था। ठीक है, किसको करार दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए, ऑर्गेनाइजर नाम का पत्रकार ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते यह देख लेंगे कि और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार सफल नहीं रहा। देखिए, चुनाव तो कह दिया गया था कि सार्वभौमिक अधिकार के हिसाब से होगा। ठीक है, जो अपनाया जाएगा चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ये बात हुई थी, इसलिए मतलब कि ऐसे पत्रकारों ने ये सब लिखना शुरू कर दिया था। इंडिया सिविल सर्विस ने कहा, अंग्रेज नुमाइंदगी का वादा था कि आने वाले वक्त में अब से ज़्यादा जानकार दौर बड़े विलय से लाखों अनपढ़ लोग मतदान की बेहुदगी नौटंकी देखेंगे। अब देखिए, उसमें ये बात कह दी गई थी कि सब वोट देंगे, तो उसमें ये सब लोगों ने क्या किया था? ये सब लिखना शुरू कर दिया था। इतना समझ में आ गया। आगे ये देखिए, ये सारा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रही हूँ। ठीक है, नहीं तो अगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं आपको वैसे ही समझा देती और फिर उसके बाद मैं आपको मतलब कि आगे बढ़ती। लेकिन इसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है और ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, और आता भी है कि चुनाव की प्रक्रिया किस तरह से थी। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे है चुनावों के दौर के बाद 2 बार स्थगित करना पड़ा और आखिरकार 1951 के अक्टूबर में से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए। बहरहाल इस चुनाव में अमूमन 1952 का चुनाव की ही कहा जाता है। देखिए, 1951 से 1952 तक का जो चुनाव था उसे 1952 का ही चुनाव कहा जाता है। मैंने कहा ना, 1950 में जो चुनाव था वो चुनाव नहीं हुआ था, 1952 में ही चुनाव हुआ था। 1952 का चुनाव ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो 1951 के लास्ट में अक्टूबर में शुरू हुआ था। इतना समझ आ गया। आगे देखिए, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्से मतदाता 1952 में ही हुए थे। इतना समझ में आ गया। क्यों 1952 क्या कहा था? क्यों? क्योंकि वो एक तो लास्ट में सबसे शुरू हुआ था, 1951 के लास्ट में शुरू हुआ था। दूसरा जो मतदाता ज़्यादातर 1952 में ही हुए थे। ठीक है, आगे देखिए, चुनाव अभियान मतदाता और गणराज्य के कुल महीने 6 महीने लगे। चुनाव के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। औसत हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। लोगों ने इन चुनाव को बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। कुल मतदाताओं को आधे से अधिक ने मतदाता
मतदान के दिन अपना वोट डाला। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी अपने परिणाम निष्पक्ष रूप से बनाया। सार्वभौमिक के इस प्रयोग से आलोचना करने वालों का मुंह बंद कर दिया। इतना समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्यों जो लोग ये था कि जो लोग कहते उस पर आलोचना करते थे, जो लोग आलोचना कर रहे थे, उनका मुंह बंद कर दिया गया इस चुनाव के बाद। ठीक है, और फिर उसके बाद का जो चुनाव हुआ था वो स्पष्ट रूप से हुआ था। और जिनको जो मतलब कि जो हार चुके थे चुनाव में, वो भी अपनी हार स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि इतने अच्छे से चुनाव हुआ था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। ठीक है, तो ये पार्ट 1 हमारा ख़त्म हो चुका है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे का बताऊंगी। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए। मेरी दुआ आपके साथ रहेगी। ठीक है, और